Hello everyone, this is Abhinav Bansal here again with you all. As we already had discussed our root portion and the questions related to the root portion, now we are going to start our next portion, that is stem. In the previous two lectures, we have discussed all about the root, its structure, modifications, as well as the questions related to the NEET examinations, जो कि ज़्यादातर नीट में पूछे गए हैं। और आज हम लोग स्टेम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होती है स्टेम, कैसे अराइज होती है, कौन से स्ट्रक्चर से अराइज होती है, क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टेम से रिलेटेड। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कि रूट्स वाले पोर्शन से क्वेश्चंस उठाए गए थे, वैसे ही स्टेम वाले पोर्शन से क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेम तो बेसिकली आपको पता ही है कि स्टेम वो स्ट्रक्चर है जो प्लूम्यूल से अराइज होता है जब हम एक सीड की बात कर रहे हैं। और जैसे कि हमने रूट के बारे में बताया था कि रूट रेडिकल से अराइज होती है, ऐसे ही सेम एक स्ट्रक्चर होता है सीड के अंदर, दैट इज प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल ही वो स्ट्रक्चर है जो हमारा किसको अराइज कराता है, स्टेम को अराइज कराता है। और स्टेम के लिए दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं शूट। दिस इज द बेसिक थिंग रिलेटेड टू द स्टेम। मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिख रखे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द मेन एक्सिस। जब हम मेन किसी भी प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी प्लांट को जब हम किसी अंडरग्राउंड लेवल से जज कर रहे हैं तो ये हमारा अंडरग्राउंड लेवल होता है और ये हमारी मेन प्लांट की ग्रोइंग एक्सिस होती है। जब हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये हमारी मेन ग्रोइंग एक्सिस है और यही असेंडिंग पार्ट है हमारा किसी भी प्लांट का। और यही असेंडिंग पार्ट हमारा क्या कहलाता है, स्टेम कहलाता है। और जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, जो डाउनवर्ड पोजीशन में ग्रोथ करता है, ये हमने पहले पढ़ ही लिया था, इसको हम रूट बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। मैं आपको बता ही चुका हूं कि कौन से पोर्शन से राइज होता है, प्लूम्यूल से राइज होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम किसी भी रूट या शूट के दोनों के अंदर कोई भी अंतर कर रहे हैं तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि वहां पर एक स्पेशल चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये दो स्ट्रक्चर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेम में पाए जाते हैं, रूट्स में नहीं पाए जाते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पर देखिए, ये जो रीजन है, ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो डार्क कलर का रीजन है, ये जो मार्किंग्स मैंने दे रखी है यहाँ पर, दीज आर नोड्स। ये क्या है, आपकी नोड्स हैं। और जो दो नोड्स के बीच का डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आपका कहलाता है इंटरनोड। मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है इंटरनोड। मैं फिर भी आपको एक बार रफली बता देता हूँ ड्रॉ करके। इफ दिस इज अ स्टेम और ये स्टेम में हमारा नोडल पोर्शन है और ये हमारा दूसरा नोडल पोर्शन हो गया, तो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ नोड। और इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, गैप नहीं डिस्टेंस कह सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इंटरनोड। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेम में पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर याद कर रखने की है क्या, कि कोई भी स्टेम से जब भी कोई ब्रांच, लीफ, फ्लावर या कोई भी चीज अराइज हो रही है वो हमेशा नोडल रीजन से ही होगी। इंटरनोडल रीजन से कोई भी न्यू पार्ट अराइज नहीं होगा स्टेम का। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोड्स पर ही हमारी क्या पाई जाती हैं, बड्स पाई जाती हैं। और बड्स का ही मेन फंक्शन होता है किसी भी पार्ट को अराइज कराना, चाहे वो ब्रांच हो, लीफ हो, फ्रूट हो, या फिर कह सकते हैं फ्लावर हो। कोई सा भी पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किससे राइज होने वाला है, बड से राइज होने वाला है। तो जहां तक आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस, और दूसरा मैंने बताया डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। तीसरा बताया मैंने बियर्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स की क्या पाई जाती है स्टेम में, नोड्स पाई जाती हैं और इंटरनोड्स पाई जाती हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम बात कर रहे हैं स्टेम से रिलेटेड तो हमारी समझ में आता है, अभी मैंने आपको बताया बड, बट बड यहाँ पर दो टाइप की होती है। एक तो आपकी होती है टर्मिनल बड और एक बड होती है आपकी एक्सिलरी बड। ये मैं आपको क्लियर कर दूं अभी हाथों हाथ कि कहाँ पर दोनों पाई जाती है। डायग्राम में मैंने आपको दिखा रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये जो बिल्कुल टिप पर पाई जाती है टर्मिनल बड। कैसे याद रखेंगे, टी से टी याद रखेंगे कि जो टर्मिनल बड है वो कहाँ पर पाई जा रही है, टिप पर पाई जा रही है। और यहाँ पर ये जो एक्सिल रीजन में पाई जा रही है, दिस इज नोन एज एक्सिलरी बड। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एक्सिल रीजन क्या होता है। मान लीजिए ये हमारी मेन स्टेम ग्रोथ कर रही है और किसी भी नोड से कोई ब्रांच अराइज होती है, तो ये जो पोर्शन बन रहा है आपका, ये वाला, ये जो पोर्शन यहाँ पर बन रहा है जो आप देख पा रहे हैं, इस
पोर्शन को हम एक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिल बोलते हैं। तो इस पोर्शन में जो बर्ड अराइज होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? एक्सिलरी बर्ड। हमेशा याद रखिएगा, कौन सी बर्ड कहलाएगी? एक्सिलरी बर्ड। तो स्टेम में हमारी दोनों टाइप्स की बर्ड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? टर्मिनल एज वेल एज एक्सिलरी। तो ये आपको 4 पॉइंट स्टेम से रिलेटेड, आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड मिल गए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? एक बार फिर से रिवाइंड अप करा देता हूँ। असेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस का, प्लूम्यूल से बनता है, एम्ब्रियो के नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं, और टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड पाई जाती है। यहाँ इसके अलावा एक दूसरी चीज़ है कि जब यंग होती है स्टेम तो मेनली ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है। हमने मोस्टली प्लांट्स में देखा है कि जब कोई भी प्लांट ग्रोथ करना शुरू कर देता है, छोटा होता है, तो उसकी जो स्टेम होती है ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है। बट एज सून एज इट मैच्योर्स, जैसे वो मैच्योर होता चला जाता है, तो ग्रीन से वो डार्क ब्राउनिश कलर में चेंज होता चला जाता है स्टेम, ज़्यादातर ये देखा गया है। और सॉफ्ट से धीरे धीरे हार्ड होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है डेड टिश्यूज का, डेड सेल्स का, जो कि आप एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टेम का इतना ही पोर्शन था जो स्टेम के बारे में बताता है, क्योंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं। बताने के लिए बहुत सारा डाटा है हमारे पास, बट सिर्फ ये रिवीजन का एक लेक्चर है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया जाएगा? एनसीईआरटी पर, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? फंक्शंस की। तो फंक्शंस में मेन फंक्शन अगर मैं बात करता हूँ किसी भी स्टेम का मेन फंक्शन क्या होगा, तो उसका मेन फंक्शन होगा कि वो बाहर की तरफ निकले और अपने ऊपर किसको बियर करे? लीव्स को बियर करे, फ्लावर को बियर करे, बड को बियर करे और फ्रूट को बियर करे, क्योंकि दीज आर द मेन पोर्शंस ऑफ एनी प्लांट। ये किसी भी प्लांट का मेन पोर्शन है जो कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ में मदद करने वाला है। भाई अगर हम बात कर रहे हैं लीव्स की, तो फोटोसिंथेसिस लीव्स करा रही है। फ्लावर की, तो दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, बट सारी चीजें इससे अराइज हो रही हैं। और फ्रूट क्या है? एक डिस्पर्सल मीडियम है जिसके थ्रू कोई भी प्लांट अपने सीड्स को डिस्पर्स कराता है। तो बेसिकली अगर हम स्टेम की बात करें तो दिस इज द मेन फंक्शन। क्या? कि द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर, बड एंड फ्रूट्स। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं तो कंडक्शन कराती है किसका? वाटर का, मिनरल्स का और फोटोसिंथेट्स का। फोटोसिंथेट्स, यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है फोटोसिंथेट्स का मतलब है जो फूड है जो प्रिपेयर किया गया है किसके द्वारा? लीव्स के द्वारा, वो फोटोसिंथेट्स में आता है। और जो फूड प्रिपेयर किया गया है वो ट्रेवल करेगा किसके थ्रू? हमें पता है पहले से ही, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ट्रेवल करता है। किसके थ्रू ट्रेवल करता है? फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। तो फ्लोएम किसके अंदर पाया जा रहा है? भाई स्टेम के अंदर ही तो पाया जा रहा है। जाइलम भी एज वेल एज स्टेम के अंदर पाया जा रहा है। तो स्टेम ही हमारा मेन पोर्शन हो गया जो किसका कंडक्शन करा रहा है? किसका? वाटर का, मिनरल्स का, एज वेल एज फूड का, जिसके लिए एनसीईआरटी में टर्म इस्तेमाल हुई है फोटोसिंथेट्स। देखिए कोई भी टर्म है, जब तक आपको टर्म क्लियर नहीं होगी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए टर्म्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। टर्म्स को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है, ये तो हमारे प्राइमरी फंक्शन हो गए दोनों। अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? स्टोरेज ऑफ फूड, अभी हम मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे। सपोर्ट, अभी हम आगे बढ़ेंगे। प्रोटेक्शन, अभी हम जानेंगे कैसे प्रोटेक्शन, और उसके बाद जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये पोर्शन स्टेम का समझ में आ गया होगा, स्टेम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, पूरा आपके माइंड में एक मेकअप हो गया होगा स्टेम के बारे में। जब भी आप किसी स्टेम के बारे में सोचेंगे तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में तुरंत से आ जाने चाहिए। क्लियर? तो नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या क्या मॉडिफिकेशंस पाए जा रहे हैं स्टेम के अंदर, वो हम लोग जानेंगे। तो आप एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके पास एक छोटा सा रफली नोट के फॉर्म में ये मेनली आपके पास अवेलेबल हो। और इस चैप्टर में मेन आपको फोकस करना है कि ज़्यादातर हमसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी वो चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग को दिए हुए हैं। हर चीज़ के 2-2, 4-4 एग्जाम्पल हैं, और इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि उनको याद करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप एक छोटी सी पॉकेट डायरी बनाइएगा, उसमें चैप्टर का नाम लिख के उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिएगा, जो कि आप हमेशा उसको अपने पास रखें और याद करते रहें, जिससे कि आपको एक बिल्कुल आइडिया हो जाए और वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि एग्जाम्पल्स वाला क्वेश्चन हमें डायरेक्ट 4 नंबर देके जाएगा, उसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। सीधा अगर आपको पता होगा कि एग्जाम्पल क्या दे रखा है तो आप सीधा उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर 5 प्रकार के मॉडिफिकेशंस आते हैं स्टेम के, जो हमें देखने के लिए मिलते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, स्टेम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रही है। तो सबसे पहला आता है आपका स्टोरेज ऑफ फूड, जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टेम हमारी स्टोरेज ऑफ फूड करती है। और स्टोरेज ऑफ फूड हमने रूट भी पढ़ा था, तो आपको ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि स्टोरेज ऑफ फूड का मतलब क्या है। अगर मैं
शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करूँ तो आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि स्टोरेज ऑफ फूड का मतलब है कि खाने का संचय करना या भोजन का संचय करना, अपने अंदर भोजन को स्टोर करके रखना। अब आप बताइए, जैसे कि ये कंडीशन चल रही है, जैसे कि हम लोग एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं कोरोना वायरस के स्टेज में, तो हम लोग भी अपना फूड वगैरह स्टोर करके रख रहे हैं, जिससे कि हम अगर कोई और क्रिटिकल कंडीशन आती है तो हम उसमें अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो स्टोरेज ऑफ फूड सिर्फ इसीलिए किया जाता है, और यहाँ पर वर्ड एनसीईआरटी ने इस्तेमाल किया है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ये वर्ड सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जो फूड स्टोर कर रहे हैं प्लांट्स, वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल हार्मफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस अराइज हो तो उनके पास उनका खाना स्टोर हो पहले से, जिससे कि वो अपनी किसी भी जनरेशन को ख़त्म ना होने दें। जैसे कि आज हम कर रहे हैं, अपना खाना स्टोर कर रहे हैं, जिससे कि अगर बाहर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है तो हम उसको स्टोर हुए वो फूड को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। तो सेम कंडीशन यहाँ पर ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का यही मतलब है कि हार्मफुल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए फूड का स्टोरेज किया जा रहा है, जिससे कि अगर लीव्स वगैरह अवेलेबल ना हो, फूड नहीं बन पा रहा हो, तो इस फूड का इस्तेमाल करके प्लांट सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स के। सबसे पहले पोटैटो, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद जिंजर, अदरक जिसको हम बोलते हैं। टर्मरिक, हल्दी, जमीन कद, यहाँ पर नहीं पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। अनियन, गार्लिक और एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस का लॉन्गेस्ट फ्लावर होता है, लगभग 6 फीट का फूल होता है। 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको एक हल्का सा आइडिया बता देता हूँ। तो ये सारे जितने भी हैं आपको एग्जाम्पल्स याद करने होंगे अंडरग्राउंड स्टेम्स में। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कद, अनियन, गार्लिक एंड एमोर्फोफेलस, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या करने वाले हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं। किसका स्टोरेज करते हैं, फूड का, जिससे कि कैसी कंडीशंस में सर्वाइव कर सके, हार्मफुल कंडीशंस में। कैसी कंडीशंस में, हार्मफुल कंडीशंस में, जो कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें फूड का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्लियर, गॉट इट। उसके बाद सेकंड वाले की बात करते हैं, टेंड्रिल फॉर्मेशन। तो टेंड्रिल आपने देखा भी होगा, मोस्टली जो हमारी वाइन्स होती हैं, वाइन्स इन द सेंस जो हमारी बेल होती हैं, अगर मैं हिंदी में कहूँ बेल, तो बेल के ऊपर आपको ऐसे स्पाइरली सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कॉइल्ड होते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेंड्रिल। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। तो ये टेंड्रिल जो है वो हमारा कौन सी बड से बन रहा है, यहाँ पर एक्सिलरी बड से। किससे बन रहा है, एक्सिलरी बड से। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट में, कि जो आपने देखा होगा कि जितनी भी बेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो उनको क्लाइंब करने के लिए और सपोर्ट कराने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब हम किसी स्टेम की बात कर रहे हैं, किसके, किसी भी गार्ड फैमिली के, जैसे ककम्बर वगैरह, तो इनकी सबकी बेल होती है, और ये बेल किसी चीज़ के सहारे ही अपने आप को ग्रोथ कराने में मदद करती है। तो जब किसी चीज़ के सहारे चल रही है तो इसका मतलब क्या प्रोवाइड करा रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है और क्लाइंबिंग में मदद कर रहा है। तो टेंड्रिल में आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि टेंड्रिल स्टेम के थ्रू तो एक्सिलरी बड से बन रहा है। किससे बन रहा है, एक्सिलरी बड से। बट काफ़ी कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि ये टेंड्रिल लीफ से भी बन जाते हैं, तो वो दूसरी कंडीशन है, वो हम लीफ के मॉडिफिकेशंस में जानेंगे। बट यहाँ पर आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि जो टेंड्रिल है वो किससे बन रहा है, एक्सिलरी बड से। किससे बन रहा है, एक्सिलरी बड से। और किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो एक बार यहाँ के एग्जांपल्स याद कर लेंगे हम, ककम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। ये 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्या, टर्मरिक, तो जमीन कंद, अनियन, गार्लिक, पोटैटो, जिंजर, एमोर्फोफेलस, ये आपके किसका कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। और टेंड्रिल फॉर्मेशन में ककम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, दैट इज थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या होते हैं, कांटे होते हैं, जो बड़े मोटे कांटे होते हैं, और ये भी आपके किससे फॉर्म हो रहे हैं, एक्सिलरी बड्स से ही फॉर्म हो रहे हैं। किससे फॉर्म हो रहे हैं, एक्सिलरी बड्स से ही फॉर्म हो रहे हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है, अगर थॉर्न्स की बात करें तो प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन किससे, ब्राउजिंग एनिमल्स, मतलब जो चरने वाले जानवर होते हैं वो पेड़ खाने लगते हैं, तो ये पेड़ अपनी प्रोटेक्शन करते हैं उनसे। और किसके द्वारा कर रहे हैं, यहाँ पर थॉर्न्स के द्वारा। किसके द्वारा, थॉर्न्स के द्वारा। और आपको याद रखना है, थॉर्न्स किसका मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बड का। और थॉर्न बड़ा वाला मोटा कांटा होता है, और इसी का छोटा फॉर्म प्रिकल्स कहलाता है, जो गुलाब वगैरह में पाए जाते हैं। क्या कहलाता है, प्रिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिकल कहलाता है। और बहुत छोटे कांटे जो बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो स्पाइन कहलाते हैं, वो हमारे लीफ का मॉडिफिकेशन होगा, आगे जानेंगे उसको। तो थॉर्न्स में आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल कौन कौन से, सिट्रस, बोगेनविलिया, दुरंता और पोमेग्रेनेट, जिसे हम अनार बोलते हैं।
गॉट इट? यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरेज के बाद आपका टेंड्रिल फॉर्मेशन, उसके बाद थॉर्न्स फॉर्मेशन, उसके बाद फोटोसिंथेसिस। काफी बार क्या देखा गया है कि जितने भी एरिड रीजन्स होते हैं, एरिड रीजन्स मतलब जहां पर जीरोफिटिक कंडीशंस होती हैं। कैसी कंडीशन? जीरोफिटिक कंडीशंस मतलब बहुत ज्यादा लेस वाटर कंडीशन, बहुत ज्यादा लेस वाटर कंडीशन। और लेस वाटर कंडीशंस कहां पर पाई जाएंगी? जितना भी आपका डेजर्ट एरिया होगा, डेजर्ट एरिया। और एनसीईआरटी में यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है एरिड रीजन। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है? एरिड रीजन। कि जितना भी एरिड रीजन होगा यहाँ पर क्या होता है, लीव्स जो होती हैं आपकी, क्या होती है? लीव्स जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि लीव्स के द्वारा एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है ट्रांसपिरेशन, वो हम आगे किसमें, फिजियोलॉजी में जानने वाले हैं। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो लीव्स के थ्रू लॉस होने लगता है। अब पानी एरिड रीजन में वैसे ही कम अवेलेबल है, और अगर लीव्स के थ्रू वो लॉस हो जाए तो प्लांट का तो बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। इसी वजह से क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं। रिड्यूस होने की वजह से अब लीव्स जब रिड्यूस हो गई हैं तो भाई फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो जो आपकी स्टेम होती है वो स्पेशलाइज हो जाती है, और स्पेशलाइज होने के बाद वो कहलाती है फाइलोक्लेड। क्या कहलाती है? फाइलोक्लेड। और उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है, और वो क्या करने लगती है? फोटोसिंथेसिस करने लगती है, मतलब स्टेम के द्वारा खाना प्रिपेयर होने लगता है। तो यहाँ पर दो हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो अपुंशिया और दूसरा यूफोर्बिया। अपुंशिया याद रखिएगा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, और यूफोर्बिया फ्लैशी और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेगा कि फ्लैटेंड स्टेम कौन सी होती है, तो आपको बताना है अपुंशिया में पाई जाती है, और सिलेंड्रिकल किस में पाई जाती है? यूफोर्बिया में। तो ये आपके 4 मॉडिफिकेशंस हो गए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिमाइंड अप करा देता हूँ। स्टोरेज ऑफ फूड हो गया है आपका, उसके बाद टेंड्रिल फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद थॉर्न्स फॉर्मेशन, उसके बाद फोटोसिंथेसिस हो गया है, और लास्ट आपका आता है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी प्लांट अपने आप को विदाउट नेचुरल मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवाइड कराता है। और डिवाइड कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी प्लांट पार्ट से नया प्लांट बनना। इसका मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें क्या देखा गया है कि जब पुराना प्लांट पार्ट होता है उससे ही हमारा नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो एग्जांपल्स आपको याद रखना है। मैं हाथों हाथ समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पर 12th का कंसेप्ट भी लग रहा है, जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी यहाँ पर अराइज हुआ है। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट देखेंगे जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल सबसे पहले दिए गए हमें, मिंट और जैस्मिन। देखिए मिंट जो स्ट्रक्चर बनाता है वो सकर्स कहलाते हैं, और जैस्मिन जो स्ट्रक्चर बनाता है वो स्टोलोन्स कहलाते हैं। बट आपको यहाँ पर समझने की बात ये है कि जो हमें एनसीईआरटी में लैंग्वेज दे रखी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मैं उसको आपके लिए इजी करके बहुत ज़्यादा आपको समझा रहा हूँ। क्या मैंने कहा कि भाई ये अंडरग्राउंड स्टेम है और ये हमारी मेन एक्सिस है। तो जब अंडरग्राउंड स्टेम है और मेन एक्सिस है तो ये मेन एक्सिस के बेस से अराइज होता है प्लांट, मेन एक्सिस के बेस से अराइज होता है, और थोड़े समय के लिए ग्रोथ करता है हॉरिजॉन्टली, थोड़े समय के लिए हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है, और फिर बाद में डिटैच हो जाता है मेन प्लांट बॉडी से। और जब मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाता है तो एक न्यू प्लांट बना लेता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, मिंट और जैस्मिन। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से बेस से राइज होता है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है, फिर डिटैच हो जाता है। डिटैच मतलब टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या देखने के लिए मिलता है कि नया प्लांट राइज हो जाता है। टूटने के बाद क्या देखने के लिए मिलता है कि नया प्लांट राइज होता है। दूसरा हमें दे रखा है एग्जाम्पल पिस्टिया एंड इकॉर्निया। ये 2 एग्जाम्पल है। तो ये दोनों के दोनों क्या बनाते हैं? ऑफसेट बनाते हैं। क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं? ऑफसेट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर भी एक बार आपको ऑफसेट भी क्लियर करा देता हूँ कि ऑफसेट क्या है। तो समझिएगा ध्यान से कि ये अगर हमारा मेन प्लांट हॉरिजॉन्टली ग्रोथ कर रहा है तो ये हमारी नोड्स हैं और ये इंटर नोड्स हैं। तो नोड्स पर एक लीफ का बंच पाया जाता है एज वेल एज रूट का बंच पाया जाता है। आई बात समझ में? जो नोड्स हैं उस पर लीव्स का बंच पाया जाता है और नीचे रूट्स का बंच पाया जाता है हर नोड पर। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फिर से बता देता हूँ आपको, ऑफसेट बोलते हैं। और ये जो गुच्छा पाया जा रहा है, गुच्छे के लिए एनसीईआरटी ने वर्ड इस्तेमाल किया है टफ्ट। कोई भी एनसीईआरटी का वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये टफ्ट इस्तेमाल किया है, और जो लीफ का स्ट्रक्चर है उसके लिए इस्तेमाल किया है रोजेट। ये रोजेट फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है? रोजेट फॉर्मेशन करता है। मतलब एक गुच्छे के लिए ही हम रोजेट का वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसके अंदर पाया जाता है? पिस्टिया और इकॉर्निया में, जिसको हम
ऑफसेट फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। और लास्ट आपका आता है आज के लेक्चर की लास्ट बात आती है, दैट इज लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल रहे हैं बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम, जो कि इंपॉर्टेंट है। बनाना में राइजोम का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद पाइनएप्पल में सकर्स का और क्राइजेंथेमम में सकर्स का फॉर्मेशन होता है। एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एक बार समझा देता हूं क्या कंसेप्ट है कि जो हमारी मेन ग्राउंड होता है, मेन ग्राउंड में मैंने कहा कि भाई एक्सेस ग्रोथ कर रही है मेन प्लांट की, तो जब ये मेन प्लांट की एक्सेस ग्रोथ कर रही है तो अंडरग्राउंड से स्टेम निकलती है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करती है, थोड़ा सा यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करेगी और कुछ समय बाद ऑब्लिक फैशन में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़े समय के लिए इंटरनल ग्रोथ करी उसने हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिक मैनर में बाहर निकली। ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं इसको हम ऑब्लिक डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक डायरेक्शन। तो ये स्ट्रक्चर फिर यहाँ से डिटैच हो जाएगा और एक न्यू प्लांट का राइज हो जाएगा, और न्यू प्लांट जब राइज हो जाएगा तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो फाइनली यहाँ पर बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम 3 एग्जाम्पल आपके क्या बता रहे हैं आपको कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, और ये भी हमारा क्या है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। तो फाइनली लेक्चर यहीं पे खत्म होता है आपका। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने जानी आज, एक बार फिर से आप इसको रिवाइंड अप कर लीजिए। स्टेम एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, स्टेम में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मॉडिफिकेशंस में बात करते हैं, तो मेन आपको एग्जांपल्स याद करने हैं। ये जो जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं ये आपको याद करने हैं सारे के सारे। क्लियर? तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए उसको, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। और बार बार बोलूँगा एनसीईआरटी पढ़ें, ये पढ़ने के बाद वीडियो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। जब आप इस वीडियो को पढ़ लें तो उसके बाद एनसीईआरटी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको सारी एनसीईआरटी की लाइन्स क्लियर होंगी। और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास नोट्स बना के इनको रख सकते हैं। जो चीज़ ना समझ में आए, और मैंने बार बार बताया एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। क्लियर? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, फ्रेंड्स को भेजें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बताया गया है, बिल्कुल शॉर्ट, जो कि नीट के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लियर? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।